हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। चलो जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सीएमए फाउंडेशन के लिए पढ़ने जा रहे हैं हम सत्यनारायण की कथा। नहीं, सत्यनारायण की कथा नहीं, एथिक्स एंड बिजनेस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इक्वलेंट टू सत्यनारायण की कथा ही है। तो उस कथा का आनंद लो और प्रसाद लेके जरूर जाना। चलिए करते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट। जो आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी नोट्स है वहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलो जी। और हाँ, बता दो, जो आपका फाउंडेशन में जो ये इसका परसेंटेज है, वेटेज है, आपका 10% जो होता है वो एथिक्स के अंदर से आता है। एक चैप्टर है एथिक्स एंड बिजनेस का, 10% आता है। और ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बस स्मूथली सुनते जाओ। बस कथा है, कथा के प्रवचनों को लेते जाइए। चलो इंट्रोडक्शन देखो। The study of ethics is a systematic science. Its scope encompasses all human relationship in a society. Ethics, also known as moral philosophy, is a branch of philosophy that involve systematic डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कंसेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग। जी, एथिक्स हमको बताते क्या है? एथिक्स बताते हैं क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जैसा हमारे हमारे मम्मी पापा बताते हैं, हमारी फैमिली वाले बोलते हैं, दादा दादी बताते हैं कि बेटा आपको सुबह उठकर पाँव छूने चाहिए, सबके बड़ों को नमस्ते बोलना चाहिए और बड़ों को गाली वाली नहीं देनी चाहिए और कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, बड़ों को आप करके बोलना चाहिए। सो दीज आर एथिक्स। ये हमारे एथिक्स होते हैं। अच्छा, मॉरल्स भी यही चीज होती है, मॉरल्स एंड एथिक्स। मॉरल्स और एथिक्स प्रैक्टिकली अगर आप जाओगे ना तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं मॉरल्स और एथिक्स में। अभी ग्रेजुअली हम समझेंगे कि भैया मॉरल एंड एथिक्स में डिफरेंस क्या है। बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस होता है, लेकिन हम समझेंगे कि इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या होता है। सो जी, डूइंग व्हाट इज राइट, रिकमेंडिंग कंसेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर बेसिकली योर एथिक्स. The study of ethics can be divided into 4 operation area, namely meta ethics, normative ethics, descriptive ethics and applied ethics. 4 ऑपरेशनल एरियाज हैं एथिक्स के: मीटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड अप्लाइड एथिक्स। देखिए, एथिक्स फंडामेंटली कंप्राइजेस ऑफ 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से 2 एलिमेंट से मिलकर के बना है? एक एलिमेंट है हमारा फाउंडेड स्टैंडर्ड्स of what is right and wrong that describe what human ought to be in the term right, obligation, benefit to society। यानी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसको फाउंड करना, उसको इंट्रोड्यूस करना। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, यानी सबसे पहले एथिक जो है इंट्रोड्यूस हुआ। देखिए, एथिक्स जो है ना धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं ओवर द टाइम। स्टार्टिंग में हम हमारी कुछ और तरीके, किसी और चीज को हम अच्छा मानते थे, धीरे धीरे हमको पता चला नहीं ये चीज तो गलत है, ये चीज एथिकली सही नहीं है। तो हमने उसको क्या करा, इवॉल्व हुए हम और हमने उस चीज को करेक्ट करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फाउंड करना, एथिक्स को फंडामेंटली 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है। सबसे पहले आप एक एथिक्स को फाउंड करते हैं, दूसरा होता है उसकी स्टडी करके उसको डेवलप करते हैं, ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं। तो जो दूसरा एलिमेंट है एथिक्स का वो होता है स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ वन एथिकल स्टैंडर्ड, जो कि ये स्टैंडर्ड आपका बन चुका है, फाउंडेड स्टैंडर्ड। स्टेप नंबर ए में हमारा जो एथिक्स है वो एक एथिक बन गया। सेकंड वाले में हमने क्या किया, उसको स्टडी किया और उसकी डेवलपमेंट करा, उसको इवॉल्व किया। तो ऐसे ये 2 एलिमेंट्स मिलकर के हमारा एथिक्स जो है वो बनाते हैं। चलिए, सो आगे देखिए। So it is necessary to constantly examine one standard to ensure that they are reasonably and well founded। क्योंकि एक बार एथिक्स बन गया, देखिए these are not principles। अब एक चीज समझो, प्रिंसिपल्स में और एथिक्स में फर्क क्या है। प्रिंसिपल एक बार बन गया तो वो प्रिंसिपल चेंज इतना इजीली नहीं होता है। कोई जैसे लॉ बन गया, कोई फिजिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं, फिजिक्स हम पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो चेंज नहीं होगा। जो हमारा 50 साल पहले था, जो 1000 साल पहले था, वही आज भी रहेगा। लेकिन एथिक्स क्या होता है, थ्रू द टाइम बीइंग हम इवॉल्व करते हैं, हम चीजों को और अच्छे से समझते हैं और उसमें डेवलपमेंट स्टडी करते हैं एंड इवेंचुअली उसमें डेवलपमेंट करते हैं। सो बेसिकली इट इज नेसेसरी, खाली एक एथिक्स फाउंड करना जरूरी नहीं है, उस एथिक्स को कंप्लाई करना और साथ के साथ उसमें एड ऑन वैल्यू ऐड करना, जिससे कि वो सोसाइटी को जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव सर्व कर सके। तो दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, यानी एक एथिक को फाउंड करना और दूसरा उसकी स्टडी करना और उसको डेवलप करना। ओके जी, चलते हैं अपने सेकेंड पैराग्राफ पे। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द टर्म एथिक्स एंड मॉरल। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एथिक्स एंड मॉरल ये 2 देखिए सिमिलर टर्म्स होते हैं। नोट द लिंग्विस्टिक यूज ऑफ टर्म, दे सीम्स एज इफ दे आर इन प्लूरल फॉर्म। ऐसा लगता है कि दोनों प्लूरल है, एथिक्स एंड मॉरल्स।
just as economics or politics, but we treat them as singular form. Generally ethics and moral are used as synonyms. देखिए जनरली तो ये दोनों synonyms को यूज किए जाते हैं, synonyms के तरीके से यूज किए जाते हैं, बट फिर भी morals में एंड ethics में कुछ थिन लाइन का डिफरेंस भी होता है, जो कि अभी हम समझने वाले हैं थोड़ी देर में. There is nothing wrong in such uses, for after all the meaning of the word depend on their common usage. आप किस सेंस में उसका यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. However, in formal study, we need to understand the meaning of the term in a qualified way so as to make our subject of study precise and well defined. लेकिन जब हम ethics को पढ़ते हैं तब हमको समझना जरूरी है कि ethics में और morals में difference क्या होता है. गाइस फ्री के नंबर होते हैं इसमें, बस थोड़ा सा आपको बस कथा है, सुनते रहिए, कथा को आनंद लेते रहिए. देखो जी, एथिक्स वर्सेस मॉरल्स, ये इन्होंने ये वाले पैराग्राफ को दोबारा यहां पर रिपीट किया हुआ है. ये आपका स्टडी नोट का ही चैप्टर है, स्टडी नोट का जो आपका चैप्टर है एज इट इज, और ये इसको उन्होंने रिपीट किया है, तो आप इसको कट कर सकते हैं, सेम पैराग्राफ है. ठीक है, ओके, नीचे आइए, नीचे चलते हैं. सो बेसिकली मोरालिटी जब एथिकल रैशनल उसमें ऐड हो जाते हैं, मोरालिटी में जब आप एथिकल रैशनलाइजेशन ऐड कर देते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिकल रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वैसे हमने अपने जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे तब हमने रैशनलाइजेशन का मतलब समझा था. अनसाउंड माइंड का पर्सन कब होता है? जब वो रैशनली डिसीजन नहीं ले पाता. ध्यान आया आपको? अनसाउंड माइंड का पर्सन जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि भैया वो पर्सन जो कि रैशनली डिसीजन लेने योग्य नहीं है. व्हाट डज दैट मीन्स? कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए सही नहीं है. अगर व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, अगर वो ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है. नाउ यहां पर उसका मीनिंग किस सेंस में निकलेगा कि जब मोरालिटी के अंदर आप जोड़ देते हो एथिकली रैशनलाइजेशन, यानी मोरली तो वो ठीक. देखो मोरालिटी का मतलब क्या होता है? मोरालिटी का मतलब है कि भाई एक सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट करती है. लेट्स सपोज हमारे इंडिया में जो है हैंडशेक की जगह नमस्ते को जो है एक हमारे वो माना जाता है कि अगर आप इंडिया से हो तो नमस्ते कर रहे हो. सो ऐसा नहीं है कि नमस्ते डिग्रेडेड है या नमस्ते अच्छा है, ये नमस्ते हमारा कल्चर है ना. वहीं आप वेस्ट में जाओगे तो वहां पे हैंडशेक करना, हाय हेलो, दिस इज द कल्चर ऑफ जब दो पर्सन इंटरेक्ट करते हैं तो वो इस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, हेलो से. इंडिया में हम नमस्ते से उस चीज को प्रेफर करते हैं. सो नाउ ये मोरालिटी होती है. नाउ ये मोरालिटी है. और आप जापानीज कंट्रीज में जाओगे तो वो झुक करके दूसरे को जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं. तो बेसिकली दिस इज द मोरालिटी. एक ग्रुप ने, एक सोसाइटी ने उस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है, वो उनका कस्टम है, वो उनका ट्रेड है, तो वो बेसिकली क्या है? एक मॉरल है, एक स्टैंडर्ड बन गया, उनका एक मॉरल बन गया ना. उसमें जब हम एथिकल रैशनलाइजेशन जोड़ देते हैं कि क्या वो चीज सही है या फिर नहीं है, वो हमारे एथिक्स बन जाते हैं जब हम उसमें एथिकल रियलाइजेशन जोड़ देते हैं. इंडिया में जो नॉनवेज को खाना जो है, वो जो हिंदू धर्म होता है वो बेसिकली क्या प्रेफर करते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे ना. उनके पीछे रीजन कुछ और है. हमारे कुछ रिलीजियस रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम नॉनवेज नहीं खाते हैं. वहीं आप वेस्टर्न कंट्री में जाओगे, उनके लिए वो चीज एक नॉर्मल चीज है. तो वहां पर डिफरेंस क्या आया? वहां पर उनका कस्टम वैसा है, उनका ट्रेड वैसा है, उनका कल्चर ही वो है, उनका कल्चर वो है, हमारा कल्चर वो नहीं है. नाउ अब अगर दोनों चीजों में आप एथिक्स के रैशनलाइजेशन को ऐड करेंगे, दैट मींस आप जजमेंटल मत हो, आप एथिकली सोचो कि क्या वो चीज ठीक है, क्या वो चीज ठीक नहीं है. आप रिलीजियस बेसिस पर नहीं, आप सोचो एथिक्स के बेसिस पर कि क्या किसी को मार के खाना इज इट अ करेक्ट और नॉट. नाउ मैं कोई डिसीजन नहीं दे रहा हूं, वो तो मैं खाली एक एग्जांपल को समझा रहा हूं. कहने का मतलब जब आप एथिकली किसी चीज को सोचते हैं कि क्या वो चीज ठीक है या वो चीज गलत है, और तब डिसीजन लेते हैं, तब जजमेंट लेते हैं, तो वो मॉरल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एथिक्स के अंदर. नाउ एथिक्स जब प्रोड्यूस किया जाता है, आप एथिक्स किसी को बताते हैं, दैट बिकम्स एन एथिकल थ्योरी. एंड जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, आपने किसी को बताया नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है? उससे एक कोई लिविंग बीइंग है वो मरता है या नहीं मरता है, वट एवर द रीजन, जो भी आप अपना लेना चाहते हैं. और आपने जब उसको अप्लाई किया अपने ऊपर, जब तक आप उस चीज को बता रहे हैं किसी को, दैट इज ए थ्योरी. और जब आप खुद अपने ऊपर उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, नहीं मैं आज से ये चीज नहीं करूंगा या मैं ये चीज करूंगा बिकॉज इट इज एथिकली इनकरेक्ट. सो वो जब आप अप्लाई करते हैं तो वो सॉल्व एथिकल प्रॉब्लम. तो वो आपकी एथिकल प्रॉब्लम आपने प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर दिया.
सो ये प्रोसेस होता है पूरा मोरालिटी से एथिक्स पर जाने का, ठीक है। चलिए जी, अब समझते हैं बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस। एक थिन लाइन का डिफरेंस है, वैसे ज्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है इन बिटवीन एथिक्स एंड मोरल्स। नाउ व्हाट इज दिस डिफरेंस, लेट्स डिस्कस ईच। सबसे पहले देखिए, रूट वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड से आया है। रूट वर्ड एथिक्स के लिए क्या है, एथिकोस। ये एग्जाम में पूछ लेता है, इन वर्ड्स को ध्यान रखना। कथा के साथ साथ एग्जाम में भी ये कथा ही पूछी जाएगी बेसिकली। सो रूट वर्ड क्या है, एथिकोस, ETHIKOS। नाउ मैं स्पेल इसलिए कर रहा हूं कि हो सकता है एक दो वर्ड आगे पीछे करके आपसे पूछ ले। तो एथिक्स कहां से आया है, एथिक्स ग्रीक वर्ड से आया है, और जो ग्रीक वर्ड है वो हमारा कौन सा है, एथिकोस, ETHIKOS इज द वर्ड, ठीक है। मॉरल हमारा कहां से आया, मॉरल भी ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है पूछने वाली। सो ग्रीक वर्ड है हमारा मॉरल, और मॉरल MOS विच मीन्स कस्टम, एंड एथिक्स मीन्स, एथिक्स का इंग्लिश मीनिंग क्या निकल के आता है, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर एक सोसाइटी का होता है क्या, नहीं। कैरेक्टर क्या एक ग्रुप का होता है, नहीं। कैरेक्टर होता है इंडिविजुअल नेचर का, और कस्टम्स होते हैं एक ग्रुप के, एक सोसाइटी के, एक कंट्री के, एक नेशन के। तो मोरालिटी की जब बात आती है, जब मोरल की बात आती है, जब हम एज पर फॉर्मली इसको पढ़ते हैं, तो मोरालिटी को लिया जाता है एक सोसाइटी के सेंस में देखा जाता है, एक ग्रुप के सेंस में देखा जाता है, एक ग्रुप के सेंस में पढ़ा जाता है। लेकिन जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो वहां पर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात की जाती है, एक फिजिकल कैरेक्टर की बात की जाती है, एक पर्सनल एट्रीब्यूट की बात की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही आता है कि एथिक्स जो है वो एक पर्सनल कैरेक्टर होते हैं, पर्सनल इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होते हैं। मोरालिटी जो होती है वो एक सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक ग्रुप के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, डील्स विद राइट और रॉन्ग कंडक्ट, कि भाई क्या राइट है, वो तो दोनों में ही बताया जाएगा। तो यहां पर डील विद प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एंड यहां पर डील्स विद राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। थर्ड देखो, डील्स विद इंडिविजुअल कैरेक्टर। एथिक्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी पर्सन के, आर यू एथिकली करेक्ट और नॉट, ठीक है। एक सोसाइटी को हमको बोलना है वो सोसाइटी ने गलत किया, तो हम वहां पर एथिक्स की बात नहीं, वहां पर मोरालिटी की, मॉरल्स की बात करते हैं। मॉरल्स में देखो, डील्स विद कस्टम सेट बाय ग्रुप, यानी कस्टम जो कि सेट बाय अ ग्रुप। इंडिया में हम किसी चीज को अलग तरीके से करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में अलग तरीके से करते हैं। सो वो एक ग्रुप ने डिसाइड किया है कि भैया ऐसे उस चीज को करते हैं, ठीक है। यहां पर हेलो बोलते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, कैरेक्टर इज पर्सनल एट्रीब्यूट एंड कस्टम्स आर डिटरमिन्ड बाय ग्रुप। देखिए, मोरल्स जो है वो ग्रुप्स के थ्रू डिटरमिन किए जाते हैं। एक पर्सन मोरल नहीं बनाएगा, एक पर्सन एथिक्स में बात करेगा। जब ग्रुप की बात होती है तब बात आती है मोरल्स की। तो डिटरमिन बाय द ग्रुप और सम अथॉरिटीज लाइक रिलीजियस और कल्चरल। जैसे मैंने बताया आपको, मॉरल जो है रिलीजियस ग्रुप या रिलीजियस कल्चरल वे में उनको देखा जाता है मॉरल्स को। फिफ्थ पॉइंट देखो, एथिक्स इज रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन। एथिक्स का मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल कैसे रिस्पॉन्स करेगा किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में। सो यू आर अपकमिंग CMA, तो आप CMA जब बन जाओगे तो आपको किस सिचुएशन में कौन सी डिसीजन लेना है, सो वो आपको बताएंगे। आपके कोड ऑफ, बोलो क्या मिलेगा आपको, कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। जितने प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारा डॉक्टर का कोड ऑफ एथिक्स होता है, टीचर का एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, CMA का एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, CA का एक कोड ऑफ एथिक्स होता है। तो इन सबके कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जिसके अंदर रह करके इनको काम करना होता है। और चाहे आप प्रैक्टिस करो, चाहे आप जॉब करो, आपको दोनों में ही ये चीज फॉलो करनी पड़ती है। थोड़ा सा लेवल मतलब अगर डिफरेंट आ जाता है ना, क्योंकि प्रैक्टिस में आपको डील करना है अपने क्लाइंट से, जॉब में आपको डील करना है अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन डील करना होता है। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं वो आपको बताएंगे कैसे आपको उन सिचुएशंस में डील करना है और कैसे उस सिचुएशन को टैकल करना है और एथिकली राइट चीज करनी है। मोरल्स की, नाउ मोरल्स क्या होते हैं, मोरल्स आर जनरल प्रिंसिपल दैट यू शुड स्पीक ट्रूथ, कि आप हमको सच बोलना है, हमको सच बोलना है। अब सच बोलना है वो तो हर किसी के लिए अप्लाई है, हर किसी के ऊपर अप्लाई है। झूठ नहीं बोलना किसी को भी। अब ये चीज तो बहुत
नॉर्मल चीज है ना, हमको नमस्ते करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। ये चीज क्या है? दीज आर मॉरल्स जो कि सेट बाय एक ग्रुप ने सेट करा है, एक सोसाइटी ने इसको सेट कर दिया। बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों को नमस्ते करना है, और यू शुड हमेशा सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सो दीज आर द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, एथिक्स एंड मोरल से बीच का जो डिफरेंस होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो गाइस नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स। सोशल कंडक्ट हैज इवॉल्व अलोंग विद द, यानी एथिक्स कैसे इवॉल्व होते हैं। एथिक्स कोई प्रिंसिपल नहीं है जो एक बार बन गया तो वो चेंज नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखो। एथिक्स इज नॉट अ प्रिंसिपल, वो इवोल्यूशन होता रहता है। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होता है, हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती है, उस तरीके से इवोल्यूशन होता है हमारे एथिक्स का भी। तो वो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। सोशल कंडक्ट हैज इवॉल्व अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी ओवर 100 of years। द कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो फादर ने सिखाया अपने सन को, वो सन जो है अपने सन को सिखाता है। सो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन जो है एथिक्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। एंड देयर इज अ पैटर्न टू द इवोल्यूशन ऑफ सच कोड। Acceptable behavior is promoted and elevated as a social value, and unacceptable behavior is rejected and condemned। देखिए जो acceptable behavior होगा वो सोसाइटी क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी, और अगर कोई ऐसा बिहेवियर है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, इन एशियंट इंडिया देयर वाज नो मॉरल प्रॉब्लम विद द कस्टम ऑफ सती इमोलिटिंग। जो सती प्रथा हुआ करती थी हमारी, एक टाइम पे इंडिया में सती प्रथा होती थी, और उस टाइम की अगर आप विचारधारा को समझे, आज की डेट में सती प्रथा में होता क्या था, बेसिकली जो वाइफ होती थी, अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को भी उसके साथ में बर्न कर दिया जाता है। मतलब सती प्रथा मतलब सती हो गई वो। सो ये अगर आप आज के टाइम में इसको देखेंगे तो बिल्कुल कंप्लीटली 1% भी, मतलब कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे आप कोई सी भी सोसाइटी हो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उस टाइम की कल्चर, मॉरल और वैल्यूज को समझें, जब ये चीज चलती थी तब इस चीज को एक्सेप्टेबल थी, तब ये चीज ठीक मानी जाती थी, तब ये चीज सही थी। उसका उनका कुछ डिफरेंट रीजन होगा, डिफरेंट कारण होगा, पर धीरे धीरे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई तो सोसाइटी ने समझा, लोगों ने समझा कि दिस इज नॉट करेक्ट। अगर कोई मर रहा है तो उसके आप रिस्पेक्ट में उसकी वाइफ को भी वो करना, बर्न करना, इट्स नॉट करेक्ट। वो एथिक्स नहीं सिखाते हमारे। इसीलिए देखो पहले क्या होता था, द वाइफ ऑन द फ्यूनरल Perry or the deceased husband, but society has evolved humanly and has condemned the act as unacceptable and morally reperishable। That means वो जो एक्ट था उसको सोसाइटी ने इवेंचुअली क्या करा, नकार दिया, गलत चीजों को सुधार दिया, जो कि अभी भी इवोल्यूशन चल रहा है। अगर आप देखो इतने सारे रिफॉर्म्स आते हैं, सो चाहे वो लॉ के थ्रू आए या कैसे भी आए, मतलब इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलो। द लॉ ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन कस्टम और मॉरल्स कोड ऑफ इट्स सोसाइटी, कोड्स ऑफ इट्स सोसाइटी। इसको आप कैसे समझ सकते हो, आपने कभी सऊदी अरब का एग्जांपल सुना हो ना, सऊदी अरब का एग्जांपल, वहां के लॉज बोला जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। क्यों वहां के लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट? क्योंकि वहां का जो कस्टम है, वहां का ट्रेड है, वहां का कल्चर ऐसा है, वहां पर इन चीजों को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। तो जो भी रूलिंग पार्टी है उसने उस चीज को कन्वर्ट कर दिया लॉज के अंदर, कि अगर आप करना चाहो भी तो उसकी पनिशमेंट आपको इतनी ज्यादा मिलेगी कि आप वो चीज, कोई दूसरा पर्सन उसको ट्राई ही ना कर पाए। सो द लॉज ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन कस्टम और मॉरल्स कंडक्ट कोड्स ऑफ इट्स सोसाइटी। शायद इसीलिए इंडिया में आज तक कोई स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन बिल नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपको पता है रीजन क्यों नहीं आया? सो डिपेंड्स ऑन कस्टम, क्योंकि हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। हम खुद जब रेड लाइट पर जाके 100 रुपीज का नोट देते हैं तो हम किसी और को क्यों ब्लेम करें? वो हमारे कल्चर में मिल चुका है और ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप कितना भी बोलो कि नहीं उस चीज को मैं खत्म कर दूं, हो ही नहीं पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, पेनल्टीज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर बैड एक्शंस दैट कंडक्टेड द established law. The laws are a major action those people who cross the limit of the code of conduct and ensure that good citizens are protected from the negative consequences of law breaker. Religion is also treated to moral and religious leaders propagated human values. In the name of religion, people start believing in God and custom
वर इंट्रोड्यूस। बेसिकली उन्होंने समझाया कि कस्टम्स कैसे हमारे इवॉल्व होते हैं। हमने हमारे कल्चर के बेसिस पर, हमारे रिलीजियस बिलीव्स के बेसिस पर हमारे कल्चर जो है वो बनते हैं, हमारे कस्टम्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोशल कोड, और उनको सोशल कोड्स बोला। देखिए सोशल कोड और एथिक्स में भी एक डिफरेंस है। सोशल कोड क्या है, जो कि सोसाइटी मान रही है, जरूरी नहीं है वो चीज एथिकली करेक्ट हो। आप एक चीज समझो, सती प्रथा जब चलती थी, बहुत पुराने टाइम में चलती थी, आजकल तो कोई नामो निशान नहीं है, जब चलती थी तो लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते थे, उस चीज को सही मानते थे, बट क्या वो एथिकली करेक्ट थी? नहीं। तो मैं अगर बोलूं क्या वो एक सोशल कोड था? हाँ, सोशल कोड तो था, क्योंकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही थी एक टाइम पे, लेकिन क्या वो चीज एक एथिकल कोड थी या हो सकती है? हो सकता है उस टाइम पे हो, लेकिन धीरे धीरे वो एथिकल कोड तो नहीं बन पाई। ठीक है, तो सोशल कोड और एथिक्स के कोड्स में आपको डिफरेंस पता चला होगा। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू मेंटेन, प्रमोट एंड इवैल्यूएट हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस। सो ऑनर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना इज वन ऑफ सच कोड। ये क्या है? ये एक सोशल कोड्स है, प्लस ये एक एथिकल कोड्स भी है। इट मेंटेन अ पीसफुल रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इन द फैमिली। इट इज बिकॉज इट इज salutary effect, it is considered as one of the fundamental values to be कल्टिवेटेड। और यही शो करता है कि आप एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी में, ये चीज मानी जाती है कि अगर आप बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, बड़े को आप करके बोलते हो, तो आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। चलो जी आगे चलते हैं एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन कैसे होगा? इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स, एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। सो द relevance of ethics is in its application. Just as when we study the theory of relativity in physics, बताओ इतनी इंपॉर्टेंट भी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। रिलेटिविटी इन फिजिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लॉ है फिजिक्स का, रिलेटिविटी का जो लॉ है वो है। We ensure that the law or principle of relativity are applied to the factors and element being considered so too in our study of ethics. The universal principle had to be applied to individual context and situation. We have to abandon the absolutism of universal principle. Just for instance, कहने का मतलब ये है कि एथिक्स का जब एप्लीकेशन की बात होती है ना, देखो एथिक्स का एप्लीकेशन मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो है पर्टिकुलर किसी पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्संस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ये सोसाइटी और उसके ऊपर नहीं, सोसाइटी की जब बात होगी तो मॉरल की बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं एथिक्स की। एथिक्स की एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्संस के ऊपर वो अप्लाई होते हैं। देखिए फॉर इंस्टेंस, किलिंग अ मैन इज रॉन्ग। ऑब्वियसली किसी को मारना तो अच्छी बात है नहीं, गलत बात है, इज रॉन्ग, बट वी अप्रूव द किलिंग ऑफ एनिमी इन अ वॉर एंड द गवर्नमेंट ऑनर्स द एक्ट। ऑब्वियसली आप समझो ना, एक आर्मी पर्सन वॉर की सिचुएशन में अपने जो उसके एनिमी उनको मार के आता है तो उसको प्राइज दिया जाता है, और वहीं पर अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन को मारोगे तो वहां पर आपको पनिश किया जाएगा। कहने का मतलब वहां पर एक आर्मी पर्सन की एथिकल ड्यूटी है कि उसको वहां पर फाइट करके दूसरे अपने एनिमी को क्या करना है, किल करना है इन केस ऑफ वॉर। ठीक है, तो वहां पर वो उसका एथिक्स हो गए। ठीक है, विद मेडल ऑफ ब्रेवरी दिया जाता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सच एन एक्ट हैज बीन served a higher principle, that is the protection of countrymen। उसको अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए एथिकल डिसीजन क्या होगा कि वो छोड़ करके वापस आ जाए, नहीं, फाइट करे और एनिमी को किल करे, वो उसके लिए एक एथिकल डिसीजन होगा। Ethics in a practical sense is also known as moral action and is an applied discipline that deals with a particular human action and also assess to what extent it is compatible with the general principles. So ये थी हमारी application of ethics। चलिए ethics कहां से आया बताओ? एथिकोस से आया है, ग्रीक वर्ड है, मॉरल भी हमारा ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती हैं चीजें। कथा थोड़ी सी लंबी हो रही है तो कथा तो लंबी होती है यार, सोना नहीं है, लेकिन पढ़ो ध्यान से। चलिए, द 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ पढ़ेंगे हम। सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड
लीडरशिप। दीज 7 आर द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। जब आप पब्लिक से डील करते हो तो आपको ये प्रिंसिपल्स ध्यान रखने चाहिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स? चलिए, इट वुड सीम्स दैट बिजनेस इज एन एथिकल, न्यूट्रल और वैल्यू फ्री एक्टिविटी। वैल्यू फ्री मतलब एक्टिविटी उसमें एथिकली न्यूट्रल हो आपको समाज के प्रति कोई भी क्या नहीं है, कोई भी दया भावना नहीं है। जब आप बात करते हो बिजनेसेस की, जब आप बात करते हो कॉर्पोरेट्स की, तो ये समझा जाता रहा एक टाइम तक कि जो बिजनेस होते हैं ना, बिजनेस तो भाई प्रॉफिट के लिए चलते हैं, उनको तो प्रॉफिट चाहिए, उनको मतलब नहीं है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत नई टर्म है जो अभी आप कंपनीज एक्ट में जाओगे आप समझोगे, CSR बोलते हैं हम उसको। अब जो है वो उसको लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया कि भैया आपको करनी है, आपका इतना प्रॉफिट है, इतनी टर्नओवर है, इतने का आपको CSR पूरे साल के अंदर करना है। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी। तो अब धीरे धीरे वो एथिक्स को आपको लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया और जबरदस्ती आपके लिए कराया। इसलिए जबरदस्ती क्यों की जा रही है? जबरदस्ती इसलिए की जा रही है क्योंकि एथिक्स को आप फॉलो नहीं करते। बिजनेस के लिए तो क्या है, बिजनेस के लिए बस पैसा पैसा और कुछ नहीं। सो इन अदर वर्ड्स द ओनली वैल्यू बिजनेस इज कंसर्न विद द मॉनेटरी वैल्यू। बिजनेस को किससे मतलब है? बिजनेस को मतलब है पैसे से। उसको मतलब नहीं है भाई कि क्या एथिक्स है, क्या मॉरल्स है। ठीक है, धंधे से बड़ा कोई वो जो डायलॉग था ना। So it is not in the interest of business to mix ethical values. An ancient Arabic wisdom stated, live together like brothers and do business like strangers. अपने भाई के साथ भी भाई की तरह ट्रीट मत करो। जब तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा भाई। और इवन अकाउंट के प्रिंसिपल पढ़ लो जाकर के। जब किसी की बैलेंस शीट बनाते हो तो पार्टनर्स कैपिटल का क्या करते हो? क्या उसके ओनर को ये मानते हो कि बिजनेस और ओनर सेम है? नहीं, अलग अलग मानते हो, तभी तो वो सारी ट्रीटमेंट्स करते हो। अब ड्राइंग वगैरह देखिए उसके अकाउंट से, वो सारी चीजें। बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बिजनेस अलग है, इंडिविजुअल अलग। मतलब वो तो जिसका बिजनेस है उसको हम नहीं मानते कि भाई तू भी एक ही चीज है, और तुम भाई भाई की तो क्या ही बात कर रहे हो। चलो, तो भाई ये माना जाता है कि लिव टुगेदर लाइक ब्रदर एंड डू बिजनेस लाइक स्ट्रेंजर्स। Business should be kept free from other social relationship and obligations. The only successful relationship that exists in business is the business of vendor and customer. आपका जो ग्राहकों के साथ और आपके जो वेंडर्स हैं उनके साथ में जो आपका रिलेशन है, वो एक रिलेशन जो है जो कि माना जाता है कि अच्छा होना चाहिए। यही आपका सक्सेसफुल रिलेशनशिप होना चाहिए बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स। ये तो हमारा वैल्यू फ्री हमने समझा कि वैल्यू फ्री एथिक्स होता क्या है। बेसिकली वही चीज होती है, मैंने आपको समझाया कि भैया बिजनेस जब आप कर रहे हो तो बिजनेस में क्या माना जाता है कि बिजनेस के लिए पैसा ही पैसा है, बस पैसे को ध्यान रखना है। सोशल आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस वाले तो नहीं मानते हैं। वही चीज हम समझ रहे हैं, वही चीज हम पढ़ रहे हैं कि भैया बिजनेस के अंदर भी एथिक्स की जरूरत होती है। बिजनेस को भी सोसाइटी के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो अर्न तो सोसाइटी से ही कर रहा है ना, उसको सोसाइटी में ही तो रहना है ना, वो सर्व तो सोसाइटी को ही कर रहा है। अपना गुड्स बेच रहे हो, अपनी सर्विस अगर कोई बिजनेस बेचता है तो वो उसी सोसाइटी में, उसी रिलीजियस एरिया में तो बेच रहा है ना वो। देखिए, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स को समझो। द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री बिजनेस एथिक्स अपीयर टू बी क्वाइट अपीलिंग टू बिजनेसमैन, इट एज दो इट मे बी परस्यूड डिवॉइड ऑफ ऑल रूल्स विद सोशल वैक्यूम। The concept of value-free ethics found application in economics in a rather ironic fashion. So, Ludwig von Mises, wow, known as the father of the Australian School of Economics, proposed a pure theory of economics, stating that economic concepts are a priori. That is, they are not dependent on experience, but they are purely virtual concept. The concept of choice, for instance, is a pure concept. It is immaterial whether they choose water or wine, but the concept in itself is free from such particular element. Hence, choice is value free applied to the ethics. कहने का मतलब क्या कि भाई आपको एथिक्स फॉलो करने हैं या नहीं करने हैं, ये चीज लॉ में नहीं लिखी जा सकती है, और सारी एथिक्स को आप लॉ में कन्वर्ट कर भी नहीं सकते हो। तो ये चीज क्या है, डिपेंड करती है बिजनेस पर।
कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। सो ये चॉइस है एक बिजनेस की कि क्या उसको कितने लेवल तक एथिक्स को अडॉप्ट करना है या नहीं करना है। It would mean that we should be able to study the principle of this discipline such as goodness, truth, justice, honor, there in pure form. Obviously, अगर आप इन सब चीज़ों को 100% सारे एथिक्स को फॉलो करोगे तो माइट बी पॉसिबल आप सर्वाइव कोई बिजनेस कर ही ना पाए, स्पेशली इन इंडिया जहां ऑनेस्टी की ज़्यादा कुछ वैल्यू है नहीं। ओके, ज़्यादा बुराई नहीं करेंगे इंडिया की। चलिए एथिक्स एज अ प्रिंसिपल समझते हैं। एथिक्स एज अ प्रिंसिपल, वी हैव एस्टैब्लिश दैट सोशल इवोल्यूशन हैज डेवलप्ड डिफाइंड प्रिंसिपल्स ऑफ civic behavior which have attained the state of principle. By principle we understand that something proceeds and depend on it for its cause. For instance, when one kicks a football, force is the principle that appears it into motion and the ball remain in motion till the force lasts. जैसे कोई फुटबॉल पे किक मारता है तो जितना उसके ऊपर फोर्स लगा है उतनी देर तक फुटबॉल जो हवा में रहेगी, और जैसे ही वो फोर्स की पावर खत्म हो जाएगी वो नीचे गिर जाएगी। इन अदर वर्ड, द फिजिक्स वुड फंक्शन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फिजिक्स। जितना आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, प्रिंसिपल सेट है भाई, आप फॉर्मूला लगा लो, इतनी फोर्स से आप किक मारोगे तो आप इतनी दूर तक बॉल को पहुंचा सकते हो। सीधी सी बात है, वो फिजिक्स के लॉज हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इट इज एक्सपेक्टेड, वैसे फिजिक्स तो पढ़ा नहीं रहा हूं, हम तो लॉ भी नहीं पढ़ रहे, बेसिकली एथिक्स पढ़ रहे हैं। So it is expected that people also submit their behavior both in thought and in action to these principles, and action is valid as long as it reflects the principle, just as the speed of the moving ball depend on the force it receive. आप समझे, मतलब एथिक्स को एज अ प्रिंसिपल, एथिक्स को प्रिंसिपल की तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंपली जितना आप अच्छा करोगे दूसरों के लिए, आपके लिए भी लोग अच्छा सोचेंगे। एथिक्स एज अ प्रिंसिपल, जैसा हमने उसमें पढ़ा कि जितनी फोर्स से आप मारोगे, जितनी फोर्स जब तक रहेगी बॉल के अंदर फोर्स, तब तक वो बॉल हवा में रहेगी और फिर नीचे गिर जाएगी। तो जब तक आप सोसाइटी के लिए अच्छा करते रहोगे तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सोसाइटी भी आपको बेनिफिट देगी, जब आप बंद कर दोगे नहीं देगी। इस तरीके से इन्होंने कोरिलेट किया है एथिक्स को प्रिंसिपल से। ठीक है, ओके, आगे आओ। Business ethics as professional code. Business ethics as professional code. Business ethics is not a pure science. Ethics pure science तो obviously नहीं है। मैंने आपको बताया साइंस में चीजें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। एक फॉर्मूला है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो आज के 50 साल बाद, चाहे 10,000 साल बाद, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो फिजिक्स का एक रूल है, एक लॉ है जो कि चेंज नहीं हो सकता है। बट एथिक्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। सो बिजनेस एथिक्स इज नॉट प्योर साइंस बट अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस है दैट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल कि कैसे वो दूसरों को ट्रीट करता है, कैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकर करता है। एंड सोसाइटी एक्सपेक्ट बिजनेसमैन टू अबाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिविल सोसाइटी। सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है कि जो बिजनेस है वो भी सोसाइटी की तरीके से रहें, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें। जस्ट एज इज एक्सेप्ट प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम अदर एरिया सच एज मेडिसिन, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स। देखो, हर जो प्रोफेशनल होता है ना, प्रोफेशनल्स का एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे मेडिकल का, ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिक्स का, स्पोर्ट्स का, इन सब प्रोफेशंस का, पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है, ऑफकोर्स प्रोफेशन है, तो ये सारे ब्यूरोक्रेसी एक प्रोफेशन है, तो इन सब के कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। तो जैसे इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका एक कोड ऑफ एथिक्स है, उसी तरीके से एक बिजनेस के ऊपर भी बिजनेस एथिक्स डिफाइन करना बहुत, वही तो हम पढ़ रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक ही क्या है, एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस के ऊपर भी एथिक्स अप्लाई करना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Thus, instead of free value business ethics, we have a value loaded or value based business practices। कहने का मतलब, इस पूरी कहानी का सार क्या है, इस पूरे पेज का हमने ऊपर पढ़ा वैल्यू फ्री एथिक्स पढ़ा हमने ऊपर। वैल्यू फ्री बिजनेस का मतलब क्या होता है, वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस खाली मनी 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 करता रहेगा। लेकिन यहां पर हम पढ़ क्या रहे हैं कि भाई जो आप बिजनेस एथिक्स पढ़ो उसका मतलब क्या है, खाली मनी मनी की तरफ मत भागो, थोड़ी सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी ध्यान रखो। ठीक है, ओके जी। आप पढ़ते हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। कौन कौन से हैं, देखिए
पहला प्रिंसिपल है सेल्फ पब्लिक लाइफ, मतलब जब कोई पर्सन पब्लिक से डील कर रहा है, कोई पब्लिक, आप भी पब्लिक से डील करोगे, बिल्कुल आप पब्लिक से डील करोगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो सीएम में, एज अ प्रैक्टिशनर सीएम में हो, तो आपको पब्लिक से डील करना पड़ेगा। यहां पर देखो इन्होंने जो लिया है, ये उठाया है, बहुत पुरानी चीज़ें, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें और इवॉल्व हो चुकी हैं, बट देखिए इन्होंने 1995 की कोई यूके की एक रिपोर्ट है, कमिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक लाइफ की, वहां से इन्होंने ये डेटा उठाया है। पढ़ते हैं, चलिए। सो पब्लिक लाइफ में तब आपके कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए। पहला प्रिंसिपल है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस मतलब अपने ही चिंता मत करो, जो तुम्हारा काम है काम की चिंता करो। होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस शुड टेक डिसीजन सोलिमली इन टर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अगर आप पब्लिक ऑफिस में हो तो आपको किसके लिए वो लेना है डिसीजंस, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपको सारे डिसीजन लेने हैं। अपनी सेल्फलेसनेस वहां पर मत लाओ। They should not do so in order to gain financial or other material benefit for themselves, their family। ये तो तुम पढ़ोगे ना, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल, बहुत जगह पे तुम देखोगे इसका उल्टा ही होता है, इसका उल्टा ही होता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, इसका उल्टा ही होता है। सो अगर स्पेशली इंडिया की बात करें तो उल्टा ही मिलेगा आपको। किसी भी पब्लिक ऑफिस में चले जाओ आप, किसी भी पब्लिक, मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन 60 to 70% जो है आपको इसका उल्टा ही मिलेगा। 40% 30% अभी भी ऐसे लोग हैं, इंडिया में भी हैं, जो एथिकली चलते हैं, एथिकली काम करना पसंद करते हैं, बट वो ये आप उनको जानोगे नहीं, ना ही कभी आपके सामने वो आएंगे, बहुत कम लोग होते हैं। चलिए, स्पेशली जब पब्लिक डीलिंग की बात आती है, पब्लिक ऑफिस की जो बात आती है। इंटीग्रिटी, सेकेंड प्रिंसिपल हमारा, पहला है सेल्फलेसनेस, दूसरा है इंटीग्रिटी। Integrity means holder of public officer should not place themselves under any financial or other obligation to outside individual or organization that might influence them in performing or their official duties। मतलब इंटीग्रिटी, आपको अपनी काम के प्रति वफादार रहना चाहिए जब आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, जब आप पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इन कैरिंग आउट पब्लिक इंक्लूड मेकिंग पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, awareness contracts, or recommending individuals for such reward and benefit। holder of public offer should make choice on merits। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है ना, वो आपको चीज करनी है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो नहीं करनी। जो आपका काम है, जो आपके काम के लिए बेनिफिशियल है, काम का मतलब आप पब्लिक, जब पब्लिक से डील कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप काम कर रहे हो, तो पब्लिक के लिए जो बेनिफिशियल है वो आपको सेलेक्ट करना है। सो आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? पब्लिक को सर्व करना विद, मतलब एफिशिएंटली उसको पब्लिक को सर्व करना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर कोई चीज आपको स्क्रूटनी होती है तो अपनी स्क्रूटनी अकॉर्डिंगली करवाना, और हर चीज की अकाउंटेबिलिटी बेसिकली हम रिलेट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो आप पब्लिक ऑफिस को डील कर रहे हो तो वो आपकी, यहां पर क्या होता है, 5 साल सरकार चलेगी, उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, केस तो चलते हैं और बंद हो जाते हैं। सो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि मैं अगर उस पोजीशन पर हूं और मेरे रहते हुए अगर कुछ गलत काम हुआ है तो यस, आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उस लॉस को बेयर करने के लिए तैयार हूं। सो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिसर आर अकाउंटिंग फॉर द डिसीजन एंड एक्शन टू द पब्लिक एंड मस्ट सबमिट देमसेल्फ टू व्हाटएवर स्क्रूटनी इज एप्रोप्रिएट टू देयर ऑफिस। अगर कोई अकाउंटेबिलिटी के लिए क्वेश्चन उठाता है तो ऑब्वियसली आप अकाउंटेबिलिटी के लिए, अगर आपने काम तरीके से किया है तो आप उसके लिए अकाउंटेबल हो और आप उसका रिप्लाई भी अकॉर्डिंगली दे सकते हो। ओपननेस, नेक्स्ट पॉइंट, ओपननेस। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिसर शुड बी एज ओपन एज पॉसिबल अबाउट ऑल द डिसीजंस एंड एक्शन दैट दे मेक। जो भी वो ओपननेस, ओपननेस का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। पढ़ते हैं ना आजकल, ट्रांसपेरेंसी स्कीम्स इतनी आ रही है, गवर्नमेंट बोल रही है हम ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की बात होती है, तो ओपननेस का मतलब वही है। आजकल हम उसको पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंसी, लेकिन पहले इसको ओपननेस, ये काफी पुराना कंसेप्ट है। तो मतलब आप जो काम कर रहे हो पब्लिक के सामने ओपन है, ऐसा नहीं है अंडर द टेबल कुछ काम हो रहा है। जो काम है वो सारा पब्लिक के सामने हो रहा है, उसमें कोई भी गड़बड़ शड़बड़ नहीं है। They should give reason for their decisions and strict information only when the wider public interest clearly demands। Honesty, देखो honesty तो important है, इसको वैसे समझाने की जरूरत है नहीं, होती तो बहुत कम लोगों में, लेकिन होनी सब में चाहिए। So holder of public office have a duty to declare any private interest relating to their
public duties and to take step to resolve any conflict arising in a way that protect the public interest. लास्ट हमारा है लीडरशिप, यानी आपको इन सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर करके दूसरों के लिए क्या एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, यानी लीड करना चाहिए पब्लिक को। ठीक है, ये हमारे 7 प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है सेल्फलेसनेस, दूसरा है इंटीग्रिटी, तीसरा ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, हॉनेस्टी एंड लीडरशिप। दीज 7 आर द प्रिंसिपल्स इन पब्लिक लाइफ। चलो जी आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। जहां पे लॉ खत्म होता है वहां से एथिक्स स्टार्ट होता है। आप एक चीज समझो, जहां पर लॉ खत्म हुआ वहां पे आपका एथिक्स स्टार्ट हो गया। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, मान लो जैसे आप कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ोगे आगे जाकर के, आपका इंटर में आएगा, इंटरमीडिएट में आता है आपका कंपनीज एक्ट, उसमें आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कंसेप्ट है कंपनीज एक्ट के अंदर। इसका मतलब हर कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है, और बेसिकली गवर्नमेंट ने बड़ी कंपनीज की बना रखी है। मैं अगर आपको बताऊं भी तो बड़ी कंपनीज जो होती है इनको गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है कि आपकी टर्नओवर इतने से अबव है या इतने से अबव है, तो आपको क्या करना है, इतना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स में डालना है। गवर्नमेंट के फंड होते हैं, गवर्नमेंट उसका यूटिलाइजेशन करेगी अपना जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। वो बेसिकली उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो कोई कंपनी, टाटा का नाम आपने सुना होगा, टाटा का नाम, टाटा जो ग्रुप है, टाटा ग्रुप जाना जाता है सीएसआर से और ज्यादा करने के लिए। तो वो क्या कर रहा है, वो एथिक्स, वो उसके एक एथिक्स है, उसके एथिक्स में ही है। चाहे आप उनके जो फादर थे आज रतन टाटा जी हैं, तो वो उनके एक एथिक्स हैं जो कि ये बोलते हैं कि हम अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम जो गवर्नमेंट बता रही है उतना तो सीएसआर करना पड़ेगा, देखो वो तो मैंडेटरी है। हम उसके ओवर एंड अबव जाकर भी हम क्या करेंगे, हम कोरोना में लोगों को बेनिफिट करेंगे और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ चाहिए वो बनाएंगे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल चाहिए वो बनाएंगे, और मतलब बहुत चीपेस्ट कॉस्ट पे इलाज। तो ये सब चीजें क्या है, जहां पर लॉ खत्म हुआ, लॉ ने तो कहा, लॉ कहां खत्म हो गया, लॉ ने बोला कि भाई आप एक इतने लिमिट की सीएसआर कर दो, बस इतने लिमिट की सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, लेकिन फिर भी बिजनेस उससे ओवर एंड ओवर कर रहा है, तो वो क्या है, उसके एथिक्स हैं, वो उसके एथिक्स हैं जो कि उसको सिखाए हुए हैं माता पिता का मतलब यहाँ पे ये है, जो कि ओवर द ईयर्स पहले भी टाटा ग्रुप का नाम जो है ना सीएसआर में बहुत अच्छी तरीके से उनको देखा जाता है इन चीजों में। सो बेसिकली जहां पर लॉ खत्म हुआ वहां से एथिक्स स्टार्ट होता है। देखिए इसको समझते हैं इस पॉइंट को। सो लॉ इज एसेंशियली एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ओ भाई, सो लॉ इज एसेंशियली एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड और कोडिफिकेशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स का कोडिफिकेशन ही लॉ होता है इनटू स्पेसिफाइड सोशल रूल, रेगुलेशन एंड प्रिस्क्रिप्शंस। Perhaps the best way to visualize the law and ethics in term of two intersection domain as depicted in the following figure। यानी ये हमारा एथिक्स है, ये हमारा लॉ है, बीच का जो ये पोर्शन है ना, ये एथिक्स है, ये लॉ है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर आकर के। ठीक है, आगे समझते हैं जी। Thus, in one sense, business ethics can be said to begin where law end। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहां पर लिखी हुई है, जहां पर हमारा लॉ एंड होगा, where the law ends, हमारा बिजनेस एथिक्स स्टार्ट बिगिन where the law end। जहां पर लॉ खत्म हुआ वहां पर हमारा बिजनेस एथिक्स वहां से स्टार्ट हो गया। वो चीज बिजनेस जो लॉ में लिखा है आपने उसको फॉलो किया, क्या आपने कुछ एथिकल किया सोसाइटी के लिए? नो, आप उसके ओवर द अबव कुछ करते हो, वो कहलाया जाता है कि ये आपने एक एथिकल काम किया। टाटा ग्रुप इसीलिए आज की डेट में इतनी उसकी अच्छी इमेज बनी हुई है। क्यों? क्योंकि लोग जो है, लोगों को पता है कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर जो है उससे ओवर एंड अबव जाकर भी काम करती है वो वाली जो ग्रुप है वो। देखिए, बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद दोज इंस्टीट्यूशन नॉन completely covered by law or where there is no defined consensus on whether something is right or wrong. Hence, it is often remarked that business ethics is about the gray area of business where values are in conflict। मतलब जहां पर कोई नहीं कर रहा है और कोई दूसरी कंपनी वहां कर रही है काम। So basically ये था रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। चलिए आगे चलते हैं। एथिक्स इन बिजनेस।
ethics in business. Business is an extension of the society, and hence no business can continue well for a long if it ignore the social values. Obviously अगर आप बिल्कुल ही social values को इग्नोर कर दोगे, खाली पैसा 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 देखोगे, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो सोसाइटी आपको एक लिमिट से ज्यादा बियर नहीं करेगी। Value of principle of individual values result into social values, and these values when adopted by business houses they become business value or corporate values. ठीक है, accordingly to the Andrew Crane, business ethics is a study of business situation, activities and decision where issue of right and wrong are addressed. मतलब वो बिजनेस सिचुएशंस या वो बिजनेस एक्टिविटी और वो बिजनेस डिसीजंस जो कि ये चीज एड्रेस करे कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उसको बोला जाता है बिजनेस एथिक्स। ये डिसाइड नहीं करना कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, डिसाइड ये करना है कि क्या वो चीज एथिकली करेक्ट है या नहीं है, उसी को बोला जाता है बिजनेस एथिक्स। प्रवचन अगर ज्यादा हो रहे हैं, नींद आ रही हो तो मुंह पे पानी मार के आ जाओ। वैसे एथिक्स का चैप्टर ही ऐसा होता है, थोड़ा सा मतलब कथाएं ज़्यादा होती हैं इसमें, कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। इवन दो रेमंड सी जी ने समझाया कि भाई बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द बिजनेसमैन मस्ट प्रॉमिस दैट ही विल नॉट हार्म नोइंगली, जानबूझ करके वो किसी को हार्म नहीं करेगा। तो बिजनेस एथिक्स ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट एथिक्स भी बोलते हैं। देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एथिक्स बोथ आर सेम थिंग। इज फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स that examine either principle and moral or ethics problem that arises in a business environment. It applies to all aspects of business conducted and is relevant to the conduct of individual and the entire organization. Business ethics concern itself with adhering to the social principle of the situation in which business takes place. Business for प्रॉफिट, बिजनेस फॉर प्रॉफिट। वैसे आप ना कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे आगे जाकर के ना, एक सेक्शन 8 कंपनीज होती है, समझ लो आगे अभी कभी जब आप इंटर में जाओगे तो आप पढ़ोगे ये चीज। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सुना है आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सेक्शन 8 के अंदर कंपनी एक्ट में रजिस्टर की जाती हैं। उनका मोटिव क्या होता है, उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनका मोटिव हो सकता है उनका जो भी ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी को सर्व करना या अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना, वो उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, किसी स्पेसिफिक एरिया को सर्व करना भी हो सकता है। वो सेक्शन 8 कंपनी, उनको सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है जनरल पब्लिक लैंग्वेज में भी। वो होती हैं नॉन फॉर प्रॉफिट। आप अकाउंट्स भी बनाते हो जहाँ पे रिसीट पेमेंट अकाउंट बनता है, आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, पीएनएल नहीं बनता वहाँ पे, इनकम है इतना इनकम इतना एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस थोड़ी, हम प्रॉफिट लॉस के लिए काम ही नहीं करते, तो पीएनएल क्यों बनाएंगे। तो वो हमारी नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं। बिजनेस फॉर प्रॉफिट समझिए, बिजनेस फॉर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। बिजनेस तो देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट के लिए करो, वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए है, तब आप सेक्शन 8 कंपनीज के लिए जा सकते हो। देखिए बिजनेस फॉर प्रॉफिट, इट वुड सीम दैट बिजनेस एथिक्स डज नॉट कम विद द कन्फाइन ऑफ एथिक्स। ये बात तो हमने वैल्यू फ्री एथिक्स में भी अभी थोड़ी देर पहले समझा कि भैया वैल्यू फ्री एथिक्स में क्या, बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, वो पैसे के लिए काम करेगा, उसको एथिक्स से ज्यादा मतलब नहीं होगा। वही बोल रहा है दैट बिजनेस एथिक्स डज नॉट कम विद द कन्फाइंस ऑफ एथिक्स एज एडम स्मिथ, आपने पढ़ा होगा इको में, आपके एडम स्मिथ बहुत आए होंगे, हमारे इस चैप्टर में भी आ गए। The father of modern economy says people of the same trade seldom come together even for merriment and diversion, but a conversion and in a conspiracy against the public or in some contravention to raise prices. People find mechanism to generate the highest possible return when conducting business. जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आप क्यों बिजनेस करोगे। आप एक बात बताओ, आप पैसा कहीं और लगा दो, एफडी में लगा दो, शेयर मार्केट में लगा दो या कहीं और लगाओ, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो। कोई भी पर्सन बिजनेस क्यों करना चाहता है, एक ही ऑब्जेक्टिव क्या है। बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव ही होता है प्रॉफिट अर्न करना। एंटरप्रेन्योरशिप का आप कंसेप्ट पढ़ोगे तो बिना प्रॉफिट के आप सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी ना। आप एक चीज समझो, लॉस कब तक बियर करोगे, आपकी जो कैपिटल है वो भी जीरो हो जाएगी। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रॉफिट एलिमेंट भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट तक। अंधा प्रॉफिट नहीं,
लिमिट तक एक प्रॉफिट रखो तो सारी चीज ओके है, ठीक है। नो वन होल्ड इट अगेंस्ट अ वर्कर फॉर डिमांडिंग हायर वेजेस और अ लैंडलॉर्ड फॉर इंक्रीजिंग द रेंट। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, एडम स्मिथ जी बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी लेबर की वेज रेट बढ़ाने के लिए आगे नहीं आएगा, कोई बिजनेसमैन आगे नहीं आएगा, लेबर यूनियन आगे आएगी, कोई बिजनेसमैन नहीं आएगा आगे। द ऑक्शन आर नॉट कंसिडर द एक्शंस आर नॉट कंसिडर इलीगल। लेकिन बिजनेस जो अपने ग्रुप्स बनाते हैं, कार्टल्स बनाते हैं, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, आपके कार्टल्स होते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज ग्रुप बना देती हैं, मोनोपोली बना देती हैं, तो वो चीज क्या है, वो चीज आपकी एथिकल प्रैक्टिस नहीं होती है, वो आपका बिजनेस एथिक्स के अंदर नहीं आता है। और बना रहे हो तो किसी ऑब्जेक्टिव के साथ अगर बना रहे हो तो वो चीज ठीक है, आप किसी को बेनिफिट देने के लिए बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप खाली प्राइस पे मोनोपोली करने के लिए कि आप अंधा प्रॉफिट कमा सके, दैट इज रॉन्ग। देयर एक्शन इज नॉट कंसिडर, लेकिन वो इलीगल नहीं है। देखो एथिकल तो नहीं है, एथिकल तो नहीं है, लेकिन वो इलीगल भी नहीं है वो चीज। अगर कार्टेल बनाना क्या इलीगल है? नो, इट्स नॉट इलीगल। क्या प्राइस डिसाइड, वो तो मार्केट का डिमांड सप्लाई डिसाइड करती है ना, वहां पे आप कुछ लीगल इलीगल की बात थोड़ी है। प्रॉफिट आर जस्ट वेजेस फॉर इन्वेस्टेड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो प्रॉफिट आपके लिए क्या है? आपका रिटर्न है। जैसे आप एक इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अर्न करते हो, एफडी पे इंटरेस्ट अर्न करते हो, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट अर्न करते हो, उसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप आपने करी, आपने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी, तो उसका वो रिटर्न है प्रॉफिट, ठीक है। हेंस these should be rescinded and should be left alone outside the boundaries of ethics. Business is for profit. The just reward for doing business lies in the excess return received on the investment. इसीलिए बोला जा रहा है बिजनेस को एथिक्स के साथ जोड़ के क्यों नहीं देखा जा सकता। एडम स्मिथ ने, ये एडम स्मिथ की एक विचारधारा है कि क्यों नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि बिजनेस अगर आप कोई कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी है, वो पैसा लगा रहा है तो पैसा अर्न करने के लिए ही लगा रहा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझाया कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट्स के लिए ही काम किया जाता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आता है बिजनेस एंड एथिक्स, यानी बिजनेस भी करना, प्रॉफिट भी अर्न करना, साथ के साथ एथिकल वैल्यूज हैं सोसाइटीज को भी सर्व करना, ठीक है। वो हम पढ़ रहे हैं इस वाले पैराग्राफ के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, बिजनेस एंड एथिक्स, ठीक है। नो मैटर हाउ हार्ड वन ट्राइड इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट लाइफ फ्रॉम बिजनेस। आप बिजनेस, लाइफ का मतलब क्या? लाइफ का मतलब सोसाइटी, लाइफ का मतलब पीपल। आप उनसे कितना भी अलग करने की कोशिश कर लो, अलग नहीं रह सकते, क्योंकि आप इवेंचुअली सर्व तो उन पीपल को ही कर रहे हो ना, उस सोसाइटी को ही तो सर्व कर रहे हो। फॉर अ बिजनेसमैन बिजनेस इज लाइफ, ठीक है। बिजनेसमैन के लिए एक बिजनेस, उसका बिजनेस ही उसकी लाइफ हो जाती है। महात्मा गांधी ने 1948 सेड इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट स्ट्रिक्ट ऑनेस्ट बिजनेस। देखो गांधी जी ने खुद बोला हुआ है क्या कि ऑनेस्ट बिजनेस करना डिफिकल्ट है, ऑनेस्ट बिजनेस करना डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जो है ना, आपकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। आप लिमिटेड पैसा कमा रहे हो तो आप उसी पैसे को इन्वेस्ट कम कर पाओगे, आपको अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स भी उसमें करने होते हैं, बिजनेस की भी ग्रोथ करनी होती है। तो ऑनेस्टी से बिजनेस करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, क्योंकि दूसरा पर्सन जो अनएथिकल मीन से काम कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपकी सस्टेनेबिलिटी बनती है। जो अनएथिकल काम कर रहा होगा ना, उसकी सस्टेनेबिलिटी पे हमेशा क्वेश्चन रहेगा, कब उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप ऑनेस्टी से काम करते हो तो आपकी सस्टेनेबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म में आप जो है सस्टेन कर सकते हो अपने बिजनेस को। कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना ऐसा ही होता है हमारा एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स में हम यही सारी चीजें डिस्कस करते हैं। What is truth? What is true is that honesty is incompatible with amassing of large fortune. The business world is an important part of the society, ठीक है, as it concerned with the livelihood of the people. Obviously एक business जो होता है वो wages भी provide करता है लोगों को, employment भी provide करता है, employment generations होती हैं, ठीक है। Business activity too is subject to the code of conduct without any exemption. कहने का मतलब हम ये पढ़ रहे हैं कि जैसे एक प्रोफेशनल के लिए एथिक्स होते हैं, जैसे एक मेडिकल पर्सन के लिए एक एथिक्स है, उसी तरीके से आपके बिजनेस के लिए भी एथिक्स हैं, होने चाहिए, ठीक है। Therefore there is no
सेपरेट बिजनेस एथिक्स फॉर बिजनेसमैन, मतलब जो बिजनेस, ऑब्वियसली बिजनेसमैन के लिए आपने कभी पढ़ा है बिजनेसमैन के कोड ऑफ एथिक्स? नहीं। तो जो बिजनेस के एथिक्स हैं वही बिजनेसमैन के एथिक्स होते हैं। As ethics apply to all activities of people, consequently we have to keep business within the bounds of ethics, यानी ethical रह करके आपको बिजनेस जो है वो रन करना चाहिए। ये चीज डिफिकल्ट तो है, देखो गांधी जी ने खुद बोला, गांधी जी ने बोला डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सो देयर आर टू फूल्स इन एवरी मार्केट, वन आस्क टू लिटिल, वन आस्क टू मच। दो पागल होते हैं मार्केट में, एक तो आपको फ्री में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, एक उसी काम को बहुत ज्यादा प्राइस में करने के लिए रेडी होगा। रशियन प्रोवर्ब है, देखिए, इज देयर अ कंसेप्ट कॉल्ड बैलेंस प्रॉफिट। एक बैलेंस प्रॉफिट का कंसेप्ट है, वो मार्केट में आपको हमेशा अप्लाई करना चाहिए। लिमिट से प्रॉफिट अर्न करो, लिमिट से करो, नहीं तो आप फ्री में कर रहे हो आप खुद लॉस खाओगे, सस्टेनेबिलिटी आपकी खत्म हो गई। ज्यादा हाई प्राइस में कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहे हो, आप उनसे हाई चार्जेस कर रहे हो, जो कि मीडियम लो चार्ज आप कर सकते हो, तब भी आप बहुत ज्यादा रेट कर रखे हैं आपने। तो मतलब आपको बैलेंस प्रॉफिट पर काम करना चाहिए, ना ही ज्यादा हाई प्रॉफिट ना ही ज्यादा लॉस। द बिजनेस इन अ सोसाइटी रिफ्लेक्ट इट्स कैरेक्टर। जो बिजनेस है वो सोसाइटी बिजनेस इन अ सोसाइटी रिफ्लेक्ट इट्स कैरेक्टर। जैसा बिजनेस काम करते हैं वो सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक को रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इन इट्स करप्शन प्रिडिक्शन इंडेक्स गिव्स फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो है, ये तीन कंट्री, इनको दिया है फर्स्ट प्लेस विद 9.4 पॉइंट। इंडिया को प्लेस मिला है इन वे डाउन एट 72, फिर भी बहुत अच्छा प्लेस मिला मेरे हिसाब से 72, शायद उन्होंने पुराना डेटा उठाया होगा, बाकी चलो किसी को मैं ब्लेम नहीं करता, बट है तो है। अब हमारी इंडियन सोसाइटी में करप्शन जो है, हम खुद अगर अपने आप को भी देखें तो करप्शन में इतना इन्वॉल्व है, हर जगह इन्वॉल्व है, बड़े से बड़े नहीं, छोटी से छोटी, आप एक रेड लाइट पे क्रॉस करने टाइम आप 100-500 रुपए दे देते हो। क्या बात कर रहे हो आप करप्शन की? कभी आपने की फाइट, कभी आपने उसके अगेंस्ट गए नहीं, कोई जाने नहीं चाहता, कौन जाए कोर्ट, कौन जाए? तो ये हमारा पार्ट बन चुका है, दैट इज पार्ट ऑफ अ लाइफ, जो कि बिल्कुल करेक्ट नहीं है। मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि वो चीज करेक्ट है, अगर मैं करता हूँ तो मैं भी गलत कर रहा हूँ, आप करते हो आप भी गलत कर रहे हो, बट वो हमारी सोसाइटी का एक ट्रुथ है, चेहरा है। जस्ट 3.5 पॉइंट, यहाँ इनको मिले 9.4 पॉइंट आउट ऑफ 10 और हमको मिले 3.5 पॉइंट, सो आई गेस पास तो हो गए, 33% तो बन ही गए हैं। ऑन अ स्केल ऑफ 10 वी में ग्लोट ओवर अवर कल्चरल हेरिटेज एंड रिलीजियस। बाकी एक हरीशचंद्र भी हुआ करते थे कभी इंडिया में, और आज के टाइम पे इतना करप्शन भी है। सो नेवरदलेस इवॉल्व, इसको इवोल्यूशन बोल सकते हैं अपना, बट ये गलत वे में इवोल्यूशन हो गया। Our culture, heritage and religious and ethical glories of the past, but we stand exposed before the world as a corrupt society. वही बात इन्होंने बोली, we may gloat over our cultural heritage and religious and ethical glories, तो हमारी गाई जाती हूँ कि इतना ethically, इतना cultured हमारा एक कंट्री है, इंडिया को एक बहुत ही अच्छी कंट्री माना जाता है, लेकिन उस बात के बावजूद भी हम एक्सपोज कहाँ पर होते हैं? We stand exposed before the world as a corrupt society. Corruption prevail in all walk of life. और वो ट्रूथ है, मैंने आपको बताया, एक बच्चे से लेकर के, बच्चे का नाम आपको जो रजिस्टर प्रमाण पत्र बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन, बच्चे का नाम आपको लिखवाना होता है, वहां से लेकर के डेथ सर्टिफिकेट तक, किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे हर जगह आपको 200-500 तो देने पड़ेंगे, और ये फैक्ट है इंडियन सोसाइटी का। इसको ना मैं चेंज करना चाहूं भी तो नहीं चेंज हो सकता, और ना ही आप चेंज होना चाहिए, बट लेट्स सी, अब इस टॉपिक पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वेदर पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, इफ वी हैव टू इंप्रूव अवर बिजनेस, वी हैव टू इंप्रूव अवर बिजनेस बिहेवियर्स। ठीक है जी, समझे आप इस पॉइंट को? कथा समझ में आ रही है आपको? चलो जी गाइस, नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही हो तब भी सोना नहीं है, ठीक है? चलो
प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा पार्ट और बचा है, बस जल्दी से खत्म करो, ठीक है। 10% का एग्जाम में आएगा। द aforementioned discuss may be understood through the following distinction: ethics and business ethics, ठीक है। We have studied the distinction between the normative and practical ethics and have established that business ethics consume under प्रैक्टिकल एथिक्स के अंदर आता है, नॉर्मेटिव एथिक्स नहीं होता है। बिजनेस एथिक्स जो हमारा होता है वो कौन सा एथिक्स होता है बोलो? प्रैक्टिकल एथिक्स होता है, एंड इज अप्लाइंग टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। जस्ट एज अ सोसाइटी फंक्शन ऑन द सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। सोसाइटी कैसे करती है वर्क? सोशल कोड ऑफ कंडक्ट समझा था ना हमने, नमस्ते करना क्या होता है? ये एक सोशल कंडक्ट है। एंड अ कंट्री इज गवर्न बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं आपके। अ बिजनेस इज रन ऑन कॉर्पोरेट कोड्स। जिस तरीके से गवर्नमेंट, जो हमारी कंट्री है वो चलती है कॉन्स्टिट्यूशन के कोड्स के अकॉर्डिंग, हमारी सोसाइटी चलती है सोशल कोड्स के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से एक बिजनेस चलता है कॉर्पोरेट कोड्स के अकॉर्डिंग। इन अदर वर्ड, देयर इज अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एनी बिजनेस। These code keeps evolving and other things around evolve and develop। बिल्कुल मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ चल रहा हूँ कि जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं, ह्यूमन इवॉल्व होता है, वैसे वैसे नई नई चीज़ें पता चलती हैं, नई नई डिस्कवरीज होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारे एथिक्स भी जो है, एथिक्स साइंस नहीं है, एथिक्स भी क्या होती हैं? चेंज होते रहते हैं। Therefore, not only should business be defined within the confines of ethics, but it should be practiced strictly under its own professional code of conduct. The distinction help to origin the general principles of ethics and the business to a particular activity। कि भैया हो सकता है जनरल प्रिंसिपल वो ना हो। डोनेशन करना, किसी को पैसे देना जनरल सोसाइटी के लिए हो सकता है अच्छा ना माना जाता हो सकता है वो ये दर्शाता हो कि उसमें कितनी, मतलब किसी कंट्री में कितनी गरीबी है, ये चीज रिफ्लेक्ट करती हो। लेकिन कॉर्पोरेट जब डोनेट करता है तो कॉर्पोरेट डोनेशंस को अलग रखना चाहिए जो आप इंडिविजुअल डोनेशंस करते हैं। हो सकता है सोसाइटी के कोड्स अलग हो सकता है बिजनेस के जो एथिक्स कोड हैं वो डिफरेंट हो। The principle, however, do not change. For instance, there is a manager who is doing very well in his career because of his both efficiency and honest to his neighbor and friends। एक मतलब मैनेजर है, वो अपने बिजनेस में भी अच्छा कर रहा है और अपनी फैमिली में भी अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा मैनेजर है। ऑनेस्टली काम कर रहा है वो, तो ऑनेस्टली काम कर रहा है ही। ओके, टू हिज नेबर एंड फ्रेंड्स ही इज नॉट ओनली अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बट ऑल्सो वेरी गुड फैमिली मैन मूवी वो देखी आपने, वेब सीरीज, तो वो एक फैमिली मैन भी है, और वो भी अच्छा नहीं, वो अच्छा फैमिली मैन था नहीं था, आप डिसाइड करो, मुझे नहीं पता। फैमिली मैन था यार, वैसे वो अच्छा फैमिली मैन था, नाम ही है जब वेब सीरीज का फैमिली मैन, तो चलो। बट इज ऑल्सो अ गुड फैमिली मैन, मतलब वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। क्या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक अच्छा फैमिली मैन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। टू अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय अ जर्नलिस्ट हाउ ही डिवाइड हिज टाइम बिटवीन फ्रेंड, फैमिली एंड बिजनेस डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल। आप बिजनेस में भी टाइम दे रहे हो, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को, कैसे दोनों को मैनेज करते हो? तो उसने पता क्या रिप्लाई किया बताओ? एफिशिएंसी। काम जब आप ऑनेस्टली करते हो ना, ऑनेस्टली जब आप काम करते हो तो माइंड फ्री होकर के आप आते हो, और फिर आप फैमिली को भी टाइम देते हो और फिर बिजनेस को टाइम दे ही रहे हो। कैसी बातें कर रहे हैं आज हम, इतनी मतलब घर गृहस्थी वाली बातें पढ़ रहे हैं, मतलब लॉ के सब्जेक्ट में हम घर गृहस्थी की बातें पढ़ रहे हैं, फैमिली में। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? रिपोर्टर ने पूछा, आज द जर्नलिस्ट ने पूछा। ही रिप्लाइड, उसने कहा आपकी सक्सेस के पीछे राज क्या है? उसने बोला ऑनेस्टी। सो ऑनेस्टी इज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर मैन। द जर्नलिस्ट लुकिंग inquiring as if to say, look, business and family are separate. The businessman said both efficiency and honesty work equally well at work and at home। उसने बोला भैया एफिशिएंसी और ऑनेस्टी जो है वो इक्वली वर्क करती है आपके काम में भी और आपके घर बार में भी, दोनों जगह पर ऑनेस्टी भी चाहिए और एफिशिएंसी भी चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल। ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ अ ट्रू प्रोफेशनल रिमेन अनडिवाइड वेदर एट वर्क और होम।
जो आप वर्क में अपनी एफिशिएंसी दिखा रहे हो, जो ऑनेस्टी टुवार्ड वर्क दिखा रहे हो, वही ऑनेस्टी और वही एफिशिएंसी आपको अपने होम पर भी दिखानी चाहिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी। फैमिली देखो यहाँ पे ऐसा फैमिली बोला हुआ है, बट फैमिली फ्रेंड्स ठीक है, ऑल हैव, सबकी एक लिमिटेशन है और सबके बेनिफिट्स हैं। फैमिली अपनी जगह अलग है, बिजनेस अपनी जगह अलग है, और आपके फ्रेंड्स अपनी जगह अलग है। आपको कैसे एफिशिएंटली मैनेज करना है हर जगह पर। आप ऑनेस्ट अगर हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऑनेस्ट रहो, आप अपने बिजनेस के साथ भी ऑनेस्ट रहो, आप अपनी फैमिली के साथ भी ऑनेस्ट रहो, फिर आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। और किसी भी जगह पर आपने कुछ भी अपनी ऑनेस्टी को लेस किया या अपनी एफिशिएंसी को कम किया तो दिक्कत आएगी। वाह, प्रवचन चल रहे हैं आज, प्रवचन। चलिए, business ethics thus professionally adhere to a code of conduct that is accordance with the normative principle। business ethics जो है adhere to a code of conduct that is according with the normative principles के according होता है। further it may be concretely stated that the professionals bear the following mark of characteristics। देखिए कौन कौन से बिजनेस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होने जरूरी है, समझिए। पहला है कॉम्पिटेंसी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप कोई चीज कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आप उसके लिए कंपीटेंट भी तो होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कंपीटेंट नहीं हो तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे। दूसरा है प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स, आप मेरे से बोलो मैं किसी का जाकर ऑपरेशन कर दूं, नहीं कर पाऊंगा। आई डोंट हैव, मेरे पास पहली चीज तो मेरे पास उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन में कौन सी सीजर का यूज किया जाता है, कैसे उसके चीरा फाड़ी की जाती है, कैसे किया जाता है, आई डोंट नो। मेरे पास ना तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ना ही मेरे पास प्रोफेशनल स्किल्स है उसकी, कि कैसे उस चीज को परफॉर्म करना है, एक्चुअली कैसे उस चीज को परफॉर्म करना है, आई डोंट नो। तीसरा चीज कंपनसेशन, सैलरी और रेम्यूनरेशन। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए प्रोफेशनल कोड्स के अंदर। आगे चलिए, 3 P's ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि भाई 3 P's ऑफ बिजनेस कौन कौन से होते हैं, बिजनेस के 3 P कौन कौन से। पहला है पीपल, दूसरा है प्लैनेट, यानी प्लैनेट इन्वायरमेंट, तीसरा है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट भी जरूरी है सस्टेनेबिलिटी के लिए। भाई मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, प्रॉफिट तो जरूरी है सस्टेनेबिलिटी के लिए। आप लॉस कब तक बियर कर सकते हो, एक चीज समझो ना, लॉस को आप एक लिमिट तक ही बियर कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट को अपोर्शन करने की जब बात आती है, वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कॉर्पोरेट एथिक्स जो आपके हो गए, वहां पर यूज होता है कि आप प्रॉफिट को कैसे अपोर्शन कर रहे हो। आप प्रॉफिट से अपना बंगलो बना रहे हो, या प्रॉफिट के लिए आपने अपना तो एक छोटा सा घर बना लिया, बाकी आप सोसाइटी को सर्व कर देते हो वापस। तो ये यहां वेरिएशन आता है, ठीक है। सो पहला है पीपल, यानी सोशल वैल्यू, एम्प्लॉय, कस्टमर, जनरल पीपल। आप सबको क्या करो, ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं एक बिजनेस के। सोशल वैल्यूज, तो सबसे पहले पीपल जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सस्टेनेबिलिटी, एक बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के लिए। अगर आपके एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, कस्टमर्स आपके जो है पैसा नहीं दे रहे हैं, टाइम से देते ही नहीं है पैसा, जनरल पब्लिक को भी अगर आप नेगेटिव मैसेज जाता है तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है उसका बिजनेस के ऊपर। वोकल फॉर लोकल, देख लो पबजी खेलते हो, पबजी टेंसेंट का क्या हाल हुआ, क्यों टेंसेंट का हाल क्यों हुआ, जनरल पब्लिक आ गई ना भाई, जनरल पब्लिक आ गई, इसीलिए तो टेंसेंट और टिकटॉक बंद होने का रीजन क्या है, टेंसेंट नहीं सॉरी पबजी और टिकटॉक बंद क्यों हुए, क्योंकि वहां जनरल पब्लिक वाला कॉज आ गया ना भाई। टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है, और जब जनरल पब्लिक अगेंस्ट है चाइना के, तो इस वजह से क्या हुआ, पबजी अगर इंडिया में नहीं कर रहा ऑपरेट, खत्म हो गई, इसकी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन उठ गया, खत्म हो गया, कब चलेगा नहीं चलेगा कुछ नहीं पता किसी को। दूसरा है प्लैनेट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी ऑब्वियसली अगर प्लैनेट ही नहीं हुआ तो कहां करोगे बिजनेस, प्लैनेट इन्वायरमेंट तो मैंडेटरी है ही है। तीसरा हमारा पी है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो मैंने आपको बताया, लॉस आप एक लिमिट तक ही बियर कर सकते हो, उसके बाद आप अपनी जेब से नहीं लगा सकते हो पैसा, क्योंकि जब तक आपके पास आएगा नहीं तो आप सर्व कैसे करोगे, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप कैसे किसी को सर्व कर सकते हो इन टर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। So a balance to be made of all 3 above. Business will not sustain in the long run if any of the above P is ignored altogether. अगर इसमें से कोई भी चीज आप मिस कर देते हो ना, कोई भी चीज ऊपर नीचे हो जाती है, तो आपकी सस्टेनेबिलिटी पर क्वेश्चन आ जाएगा, जैसा कि पबजी के ऊपर आया, क्योंकि उसकी एक कंपनी टेंसेंट जो थी वो जनरल पब्लिक ने क्या करा, उसको डिनाई करा कि नहीं ये कंपनी अच्छी नहीं है,
सुनने में तो ऐसा भी आया कि उन यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स भी कम हो रहे हैं जो पबजी में इन्वॉल्व रहा करते थे। वैसे मैं भी खेलता था पबजी बहुत, बट चलो चलो आज एथिक्स पढ़ रहे हैं, पबजी नहीं पढ़ रहे। नीड फॉर बिजनेस एथिक्स की नीड क्यों पड़ी? बिजनेस एथिक्स इज करंटली अ वेरी prominent business topic, and the debates and dilemmas surrounding business ethics have attracted एक second, enormous amount of attention from different quarters of organizations and society. Hence it has emerged as an increasingly important area of study. Some of the major reason why a good understanding of business ethics is important can be stated as follows. business ethics पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो 10% जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा इसके अंदर से, क्यों जरूरत है इसको पढ़ने की? देखो समझते हैं। पहला है स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। ब्लैक मार्केटिंग करना, हाई प्राइस में चीजों को बेचना और वेट कम ज्यादा करना। तो बिजनेस की माल प्रैक्टिस को रोकने के लिए, फर्स्ट पॉइंट, माल प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस को रोकने के लिए आपको बिजनेस एथिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट क्या है? इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। कस्टमर की जो आजकल ना गुड्स बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, गुड्स बेचने के बाद कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिव्यूज लेना कस्टमर से कि भैया हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, हमारी सर्विस कैसे लगी। सो रिव्यूज आज की डेट में, और उनको सर्विस प्रोवाइड करना बेचने तक खाली बात सीमित नहीं है, उसके बाद भी उसको सर्विस प्रोवाइड करना वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। सो कस्टमर का कॉन्फिडेंस को आप तभी जीत सकते हो जब आप साथ के साथ गुड्स के साथ साथ उसको एंसिलरी, अगर उसके गुड्स बेचने के बाद भी आप उसके टच में रहते हो। तीसरा, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस के लिए बिल्कुल जरूरी है। देखिए अगर आप एथिक्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दोगे तो आप एक लिमिट तक ही मतलब नहीं बढ़ पाओगे। आपको सोसाइटी को जब साथ में रह के चलना है, जब सोसाइटी को ही आपको माल कहाँ बेचोगे? माल इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर ही बेचोगे ना, प्लेनेट अर्थ के बाहर तो जाकर के कुछ बेच नहीं दोगे। तो अगर आप इस अर्थ के ग्लोबल कल्चर को, मैं अब ग्लोबल कल्चर की बात कर रहा हूँ, वसुदेव कुटुंबकम, सो ग्लोबल कल्चर को अगर आप नहीं समझोगे, ग्लोबल एथिक्स को नहीं कंप्लाई करोगे, तो सर्वाइवल ऑफ बिजनेस पर क्वेश्चन उठेगा। फोर्थ पॉइंट देखो, सेफ गार्ड कंज्यूमर्स के राइट को सेफ गार्ड करने के लिए एथिक्स जो है बिजनेस में होना जरूरी है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन के लिए। बेसिकली यहां पर हम स्टेक होल्डर्स भी बोल सकते हैं, एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब बेसिकली क्या होता है? बिजनेस से जितने भी रिलेटेड पार्टीज होती हैं, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वेंडर्स हैं, चाहे प्रमोटर है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे एम्प्लॉयज हैं, चाहे हमारे शेयर होल्डर्स हैं, तो ये सारी पार्टी जो होती है ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए जो है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेस में एथिक्स होना जरूरी है। आप अपने वेंडर्स को टाइमली पे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करने के लिए एक टाइमलाइन बनाई है, नहीं बनाई है, जब मर्जी आ रहा है, किसी को पे कर रहे हो, किसी को पे नहीं। सो एक बिजनेस एथिक्स की वहीं तो जरूरत आती है ना, वहीं पर बिजनेस एथिक्स की जरूरत आती है कि भाई हर महीने की 2 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट का आ जाए। डेबिट का क्यों आएगा? सैलरी किसी को मिलेगी तो क्रेडिट का आएगा मैसेज उसके पास। तो क्रेडिट जो है 2 तारीख को चला जाता है। आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप डायरेक्टर को सैलरी दे देते हो 1 तारीख को और बाकी इंप्लॉयज को दे देते हो 4 तारीख को। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती हैं लॉन्ग रन के अंदर। 6 पॉइंट देखो, डेवलप गुड रिलेशंस। गुड रिलेशन किसके साथ? सोसाइटी के साथ। गुड रिलेशन किसके साथ? अपने कंपिटिटर्स के साथ और पूरी जो हमारी कल्चर है, पूरी सोसाइटी के साथ, पूरे ग्रुप्स के साथ। तो एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए आपको बिजनेस एथिक्स, मेन टॉपिक ध्यान रखना, खो मत जाना बातों में पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? बोलो। पढ़ रहे हैं हम नीड फॉर बिजनेस एथिक्स पढ़ रहे हैं। होता है ऐसे थ्योरी कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते हम इतना आगे निकल जाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था भाई वही भूल जाते हैं। कंसेप्ट है बिजनेस एथिक्स की जरूरत क्यों है, तो डेवलप करना गुड रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन बिजनेस और सोसाइटी। देखो ना लिखा तो हुआ है, मैं सारी चीज अब डिक्टेट नहीं करूंगा आपको, मैं थ्योरी समझा रहा हूं आपको। सो 6 पॉइंट है हमारा कि भैया डेवलप गुड रिलेशनशिप विद सोसाइटी, क्रिएट गुड इमेज। अब क्रिएट गुड इमेज क्या, इसके लिए बिजनेस एथिक्स की जरूरत है। मैंने आपको टाटा का एग्जांपल क्यों दिया
मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो फिर नेगेटिव सेंस में होगा ऑब्वियसली। तो मैंने टाटा सन्स का ही एग्जांपल क्यों लिया, टाटा की बात मैंने क्यों करी? क्या टाटा प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता? कि टाटा के फ्रिज एसी जो आते हैं क्या टाटा प्रॉफिट नहीं कमाता? कमाता है। फिर भी मैं टाटा को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, मैं क्यों टाटा को बोल रहा हूँ? पढ़ना कभी टाटा के बारे में, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी। रतन टाटा जी के बारे में पढ़ना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो उनको जाके। ऐसे मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे खुद नहीं है फॉलोअर्स, मैं दूसरे को फॉलो करवा रहा हूँ। 7 पॉइंट देखो, बाकी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं। रतन टाटा जी को आप फॉलो करो, अपने एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे, सो कर लो वहाँ पे जाके फॉलो। 7 देखो, क्रिएट गुड इमेज। तो गुड इमेज हुई ना क्रिएट, टाटा की इमेज क्रिएट हुई, तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको क्यों क्रिएट हुई होगी। उसने बिजनेस एथिक्स को फॉलो किया होगा, और खाली थ्योरेटिकली फॉलो नहीं किया, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई भी किया होगा, तभी तो लोग उनको आज उनके एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हैं ना। 8 पॉइंट देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी बात आएगी ना, सबसे टॉप पे टाटा मिलेगी आपको। आप कहीं भी देख लो, मतलब इंडिया में किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को ले लेना, कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं बहुत बड़े बड़े, आपको पता होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेज का, और भी काफी अच्छे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ऐसा नहीं बोल रहा सारे खराब हैं, सारे मतलब ठीक नहीं है, लेकिन टाटा जो है वो आपको टॉप पे मिलेगी। उनके पास पावर है तो उसका यूज भी अच्छे तरीके से करते हैं। 8 पॉइंट देखिए, 8 पॉइंट है स्मूथ फंक्शनिंग। अब स्मूथ फंक्शनिंग कैसे होगी? बेसिकली अगर सोसाइटी आपके साथ है, कस्टमर आपके साथ है, इंप्लॉयज आपके साथ है, सबको आप अच्छे से सर्व कर रहे हो, आप अपने बिजनेस एक्सिस को फॉलो कर रहे हो, तभी तो उन सबको अच्छे से सर्व कर पा रहे हो ना, उन सबको सर्व कर रहे हो, तो आपका जो फंक्शन है वो स्मूथ फंक्शनिंग आप काम करोगे। कस्टमर मूवमेंट मतलब कस्टमर का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो आपके ऊपर आएगा, कस्टमर आपसे चीज लेना या आपसे सर्विस लेना प्रेफर करेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन 10 पॉइंट है। 11 पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, यानी आप अपने अगर बिजनेस एथिक्स को फॉलो करोगे तो आप जो लेबर को है वो उसको भी एक इंपॉर्टेंस दोगे, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी काम कर रहा है, तो वो भी अपने काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी एक इंपॉर्टेंस दोगे। वो आप कब दे पाओगे? जब आप बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करोगे। आप ऐसा तो नहीं उसका शोषण वगैरह नहीं करना है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को नहीं, ऐसा नहीं। बिजनेस एथिक्स क्या बोलते हैं भाई? टाइमिंग अगर 12 आवर्स मैक्सिमम आप ले सकते हो तो 12 आवर्स से ज्यादा आप काम नहीं कराओगे, ये आपके बिजनेस एथिक्स है। लॉ में लिखा हुआ है कि आप जो है किसी भी लेबर से 14 आवर्स से ज्यादा नहीं करा सकते। आपने अपने बिजनेस एथिक्स में लिखा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना हर कंपनी का, आपने लिखा हुआ है कि कोई भी इंप्लॉय ओवर टाइम भी लगाएगा तब भी वो 12 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करेगा। तो ये क्या है? ये एक बिजनेस एथिक्स है आपके। आप लॉ से आगे जाके जो कर रहे हो ना, लॉ ने बोला 14 घंटे, लॉ आपको 14 आवर्स अलाउ कर रहा है कि भाई एक लेबर से आप 14 आवर्स काम करवा लो, लेकिन फिर भी आपने अपने बिजनेस एथिक्स दिखाए और क्या बोला कि नहीं 14 आवर लेबर काम करेगी, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो आपने क्या अपने कोड ऑफ कंडक्ट में क्या लिखा कि नहीं हम खाली 12 आवर मैक्सिमम कराएंगे, ओवर इंक्लूडिंग ओवर टाइम। तो आप जहां पे लॉ खत्म हुआ वहां से आपके क्या स्टार्ट हुए? बिजनेस एथिक्स स्टार्ट हुए। 12 देखो, हेल्दी कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे को गाली गलौज करना है। आजकल तो नेगेटिव पब्लिसिटी होती है ना, जितना आप किसी को गाली करोगे उतना अच्छे होगे, बट आप वो चीज सस्टेनेबिलिटी में फिर काम नहीं आएगी। आप 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए तो न्यूज में आ जाओगे, उसके बाद वो चीज खत्म है। फिर धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विद द रेस। हेल्दी कंपटीशन, द बिजनेस मस्ट यूज बिजनेस एथिक्स व्हाइल डीलिंग विद इट्स कंपिटिटर्स। ऐसा नहीं है आप कंपिटिटर्स को मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो, वो भी अपना बिजनेस कर रहा है, आप भी अपना बिजनेस कर रहे हो। देखो एक चीज आप पढ़ो, एक चीज समझो, कंपटीशन की जब बात आती है ना, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, अपने आप को आप उससे ऊपर ले जाने की कोशिश करो। दैट्स द सिंपल कंसेप्ट। किसी को नीचे ले जाने के लिए ले जाओगे तो आप खुद अपनी वैल्यू डिग्रेड कर रहे हो। किसी को नीचे दिखाओ, मतलब दिखाने के लिए किसी और के लिए काम क्यों करना? अगर आप कंपटीशन आपका है भी मार्केट के अंदर, तो उस कंपटीशन को एथिक्स हमारे क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप उसको नीचे दिखाओगे, उसको नीचे मत दिखाओ, अपने आप को उससे ऊपर ले जाओ। सिंपली आप उससे ज्यादा होगे, उसको अपना कंपटीटर बनाओ ना, आप उसको कंपटीटर समझो, लेकिन उसको अपने आप को उससे आगे ले जाओ, ना कि उसको अपने बराबर पे लाओ। सो गाइस, ये सत्यनारायण की कथा हमारी समाप्त होती है। बिजनेस एथिक्स एंड एथिक्स का ये हमारा चैप्टर था। 10% का आपके एग्जाम में ये चैप्टर जो है वो आता है। सो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना बुक से। अच्छा, और नीचे क्वेश्चंस दिए हैं एमसीक्यू, क्योंकि आपका होने वाला है जो दिसंबर वाला एग्जाम है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस ट्राई करना। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट।
और उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। कमेंट करके आप बता देना। ट्राई जरूर करना है, एमसीक्यूज ट्राई करना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यू कैन नॉट जज कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। वैसे इजी है एमसीक्यूज में, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो थोड़े से इधर उधर से भी डालते हैं क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस जो है जरूर करना, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो बेसिकली इसमें से ही क्वेश्चंस पिक होते हैं ज़्यादातर। तो इन क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को जरूर ट्राई करना। और हमारे चैप्टर के अंदर पूरा इतना ही था। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।